हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिजिकल ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक तरह से आज का इंट्रोडक्शन क्लास है इस चैप्टर का। और इसके 2 से 3 पार्ट्स होंगे, 2 से 3 पार्ट्स में ये कंप्लीट होगा। अगर एक पार्ट में अगर इसको कंप्लीट करना चाहे तो वो कंप्लीट हो तो जाएगा, लेकिन इतने स्पीड से पढ़ाने से क्या होगा कि आपको क्लियरली वो समझ में नहीं आएगा। और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर दे दे, लेकिन अगर आपको सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आपको आंसर राइटिंग करना हो तो अब अगर चीज़ों को आप समझते नहीं हो तो आपको आगे भी वो समझ में नहीं आएगा और वैसे पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसलिए इसे हम पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो 3 से 4 पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक तरह से इस चैप्टर का आज जो है इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहिर्जात बल है, और यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। बहिर्जात बल के नाम से ही लग रहा है कि बहिर्जात, बाहर लगने वाला बल। तो अब बल तो 2 प्रकार से लग सकता है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। तो पृथ्वी के सरफेस यानी कि पृथ्वी के सतह के ऊपर जो बल लगाए जाते हैं वो बहिर्जात बल हुए, और जिस बल के कारण विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और वहीं अगर देखा जाए कि पृथ्वी के सतह के अंदर कुछ बल लगाए जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप भी काफ़ी सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो वो अंतर्जात बल हो गया। तो अंतर्जात बल हमने पढ़ लिया है, जैसे कि हमने ज्वालामुखी पढ़ा। तो ज्वालामुखी तो पृथ्वी के अंदर होने वाली क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऊपर जो पर्वतों का निर्माण होता है, क्रेटर्स बनते हैं, लोनार झील, ये सारी चीज़ें बनती हैं। उसके अलावा हमने देखा था आपका अर्थक्वेक, भूकंप हुआ, उसके बाद ये भी जो है अंतर्जात बल है। उसके अलावा हमने प्लेट टेक्टोनिक, तो ये सारे जो अंतर्जात बल है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे बहिर्जात बल। आखिर पृथ्वी की सतह से बाहर भी तो फोर्सेस लगाए जाते होंगे जो हमारी स्थलाकृतियां हैं उन पर, और बाहर अगर फोर्सेस लगाए गए हैं तो उसके परिणाम स्वरूप कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बहिर्जात बल होता क्या है। तो बहिर्जात बल का भूपटल पर प्रमुख कार्य अनाच्छादन, डेन्यूडेशन यानी कि अपक्षय प्लस अवर्धन है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, तो भूपटल पर क्या होता है, भूपटल पर कुछ फोर्सेस, कुछ बल लगाए जाते हैं। और वो बल किन के द्वारा लगाए जाते हैं। अब अर्थ सरफेस पे क्या क्या है, हवाएं चलती हैं, जल का बहाव हो रहा है, उसके अलावा ग्लेशियर जो हिमनद हैं, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें जो क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो पृथ्वी में स्थलाकृतियां हैं उन पर प्रभाव डालती है। ठीक है। अब हवाएं चल रही हैं तो हवाओं में धूल के कण, तो धूल के कण आए कहाँ से, वो कहीं से तो उड़ा के लेके आ रही है। और जहाँ उड़ा के लेके आ रही है, जहाँ से जिस चीज़ों को जिस स्थलाकृति से उड़ा के लेके आ रही है रब करके, तो वहाँ पे तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी तरीके से क्या होता है, बहिर्जात बल कार्य करता है। तो बहिर्जात बल में कहने का मतलब है, इसके डेफिनेशन का मतलब कि भूपटल, पृथ्वी के सरफेस पे क्या होता है, अनाच्छादन यानी कि डेन्यूडेशन। अब अनाच्छादन कैसे होता है, तो अनाच्छादन जो है वो अपर्दन और अपक्षय के फलस्वरूप, अगर किसी जगह में अपर्दन और अपक्षय दोनों हो रहा है तब जाके अनाच्छादन होगा, और इस तरीके से जो बल कार्य करेंगे वो सारे बहिर्जात बल है। तो बहिर्जात बल का होलसेल अगर डेफिनेशन देखा जाए तो पृथ्वी सरफेस के बाहर यानी कि अर्थ सरफेस के बाहर पृथ्वी की सतह पर जो वायु, जल और भी अन्य चीज़ों के द्वारा जो बल कार्य करता है वही क्या हो गया, बहिर्जात बल। अब बहिर्जात बल, अब अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है, और अपक्षय अपर्दन से कैसे अनाच्छादन हुआ, तो वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बहिर्जात बल में जो चीज़ स्थलाकृतियां हैं पृथ्वी पे, जैसे पर्वत हैं, नदियां हैं, उसके बाद आपके रेगिस्तान है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनमें अब 2 बल कार्य करेंगी, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय को वेदरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और अपर्दन को इरोजन। अपक्षय क्या है, वेदरिंग क्या है, तो कुछ चीज़ें जैसे मुख्यतः पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या चट्टानें हैं, भूमि हैं, पर्वत हैं। तो अब
हम चट्टानों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चट्टानें ही आखिर टूटेंगी फूटेंगी, उन्हीं से सेडिमेंट्स बनेंगे, उन्हीं से अवसाद बनेंगे, उन्हीं से धूल भी आखिर उन्हीं से ही आती है। तो अगर चट्टान है कहीं भी तो क्या होता है कि वो अपने स्थान पर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। अब कमज़ोर कैसे हुई, तो हम देखते हैं तापमान है, बारिश हो रही है, तो हमेशा तो एक जगह है तो आखिर कमज़ोर होगी ना। तापमान बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है, आपका वायुमंडलीय दाब में अंतर हो रहा है। जल आ रही है, जल बहा के कुछ कण उठा के लेके जा रही हैं। तो क्या होता है कि जब चट्टान है, ये चट्टान है, अब यहाँ क्या हुआ, बारिश हुई तो वो उन चट्टानों के कण को कमज़ोर कर देगी। उसके अलावा क्या हुआ, आपका रोज़ हवाएं चल रही हैं तो वो और उनके कणों को कमज़ोर कर देंगी। तो अपने ही स्थान पर ये धीरे धीरे कमज़ोर होकर टूटने फूटने लगती है। तो अपने ही स्थान पर कोई चट्टान अगर कमज़ोर होकर टूट फूट जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अपक्षय यानी कि वेदरिंग। ठीक है। अब वेदरिंग के टाइप क्या हैं, वेदरिंग को कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो उसे मुख्यतः 3 भागों में, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और प्राणीवर्गीय अपक्षय। भौतिक अपक्षय में आ गया आपको फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब फिजिकल वेदरिंग कैसे हुआ, तो फिजिकल वेदरिंग जो होता है आपका कैसे हो गया, फिजिकल जो आपके फिजिकल जो भी है रिजल्ट्स के कारण, जैसे अब ये चट्टान है, हवाएं चल रही हैं, तो हवाएं चल रही हैं और तो क्या हवाएं इन पर दबाव बनाएंगी, तो दबाव बनाई, और या फिर हो सकता है तापमान बढ़ रहा था तो तापमान की वजह से ये कमज़ोर हो रहा है। उसके अलावा आपकी घर्षण, जो भी हवाएं या जल बह के जा रही हैं तो ये इसको रब करेंगी, फ्रिक्शन डालेगी इसमें, तो इसके परिणाम स्वरूप अगर कोई टूटता है, इसके कण टूटते हैं तो हम बोलेंगे कि इसमें भौतिक अपक्षय हुआ है। उसके अलावा रासायनिक अपक्षय, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जल योजन। तो अगर इसमें अगर जल जाता है तो जाहिर सी बात है कि जल में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से इसके कण रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो भी ये कमज़ोर होगी। उसके अलावा आपका कार्बनीकरण, कार्बनीकरण में क्या हो गया कि जो कार्बन है उसके संपर्क में, यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन होता है और उसके परिणाम स्वरूप ये कमज़ोर होती है तो क्या हो गया, तो आपका वो रासायनिक अपक्षय कहलाएगा। और तीसरी चीज़ प्राणीवर्गीय अपक्षय, प्राणीवर्गीय यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके कारण। अब देखते हैं हम वानस्पतिक, तो चट्टान है या धरातल है तो यहाँ पे क्या हो गया, वनस्पति, पेड़ पौधों के पत्ते गिरे, सड़ गए, सड़ने से उनमें क्या हो गया, धीरे धीरे वो सड़ गए तो वहाँ पे प्रभाव डालेंगे ही उस चट्टान पे। उसके अलावा दूसरी चीज़ जैविक, कोई भी धरातल है, ज़मीन है, तो आपके जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं वो तो इफ़ेक्ट करेंगी। उसके अलावा आप खुद देख लीजिए, आपके जो केंचुए हैं वो क्या करती है, ज़मीन को भुरभुरा बना देती है, कमज़ोर करती है, तो वो चीज़ है। उसके बाद मानवीय, तो मानवीय क्रियाकलाप के फलस्वरूप भी ये सारी चीज़ें होती हैं। कैसे होती हैं आइए जानते हैं। तो मानव जो है अपने दैनिक का क्रियाकलाप जो करते हैं उसके फलस्वरूप भी आपका क्या होता है कि इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। अब देखिए लोग क्या करते हैं, कहीं भी कुछ भी, जैसे फैक्ट्रीज़ है तो केमिकल्स को क्या कर दिए, केमिकल्स को डिस्चार्ज कर दिए, कहीं भी बाहर छोड़ दिए, कहीं भी जल में छोड़ दिए। तो फैक्ट्री से जो केमिकल्स जो है, फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसमें केमिकल होती है और वो नदी के जल से बह के आई तो वो भी तो पत्थरों पे प्रभाव डालेंगी और भी नदी के जल पे प्रभाव डालेंगी। तो इस तरीके से प्राणीवर्गीय अपक्षय यानी कि बायोलॉजिकल वेदरिंग होगा। अब आते हैं इरोजन, अपक्षय जहाँ एक ही जगह पर कोई अगर कमज़ोर होकर टूट फूट रही है एक ही जगह पे, वो स्टैटिक है, तो उसे हम अपक्षय कहते हैं। वहीं अपर्दन में क्या होता है कि वो टूट फूट रही हैं, साथ में उसे नदियाँ बहा के ले जा रही हैं या फिर ग्लेशियर जो हिमनद हैं वो बहा के लेके जा रहे हैं या फिर हवा उड़ा के लेके जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अपर्दन या इरोजन। ठीक है। अपक्षय देखा जाए तो स्टैटिक है, एक ही जगह पे रह के वो टूटेगी फूटेगी उसी जगह पे है जब तक वो कहीं दूसरे जगह क्या हो जाए, दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट ना हो जाए। अगर दूसरे जगह चले जा रही है तो उसमें हम कहेंगे इरोजन हुआ है यानी कि अपर्दन हुआ है। तो अपक्षयित पदार्थों का अन्यत्र स्थानांतरण, किसी और जगह में वो चली जाती है, माइग्रेट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपर्दन।
अब देखते हैं अपरदन के प्रकार कौन कौन से। अपघर्षण, सन्निघर्षण, घोलन, जल गति क्रिया, उत्पाटन और अपवहन। तो अब ये कैसे होती हैं बताते हैं। अपघर्षण, एब्रेजन, तो जब नदियाँ या हवाएं तेज चल रही है तो बड़े बड़े जो सेडिमेंट्स को स्पेशली नदियों में देखा जाता है, ये चीज़ स्पेशली नदियों में और हिमनदों में यानी कि ग्लेशियर्स में, ये जब एक जगह से दूसरे जगह जा रही हैं खिसक रही, तो अपने साथ जब बड़े बड़े पत्थरों के कण अगर उठा के लेके जाएंगे तो फिर अपने बड़े बड़े पत्थरों को बहा के लेके जाएगी बड़े बड़े साइज़ के, तो वो अपघर्षण हो गया। सन्निघर्षण में क्या होता है कि अब यहाँ पे कण है, अब वहाँ से नदी का जल बहाव हो रहा है या फिर आपकी हवा का बहाव हो रहा है, तो क्या करता है धीरे धीरे वो उसको रब करके फ्रिक्शन डाल के धीरे धीरे वहाँ के कण को छोटा करते जाएंगी और इस वजह से सन्निघर्षण होता है। घोलन या कोरोजन, तो सन्निघर्षण को एट्रिशन बोलते हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पे आते हैं घोलन या कोरोजन। घोलन नाम से ही लग रहा है, तो घोलन क्या होता है। अभी आपने सुना होगा लाइमस्टोन, चूने के बारे में, तो कहीं कहीं कोई कोई ऐसे स्थलाकृतियाँ होती हैं जहाँ पे क्या होता है कि चूना पाया जाता है। अब चूना क्या है, पानी में घुलनशील। अब क्या होता है, वो चट्टान है या फिर कोई लैंड है, वहाँ कहीं कहीं पर चूने का भी जमाव है, वहाँ पे चूना भी है, तो वहाँ जब जल बहेंगी तो क्या होगा कि जल क्या करेगी, चूने को घोल लेगी और चूने को अपने साथ बहा के लेके जाएंगी। अब वहाँ पे क्या हुआ, अब ये कोई स्थल है, यहाँ पे चट्टान है, यहाँ पे चूना जमा है, तो जल आया, नदी जल आया, कोई भी बहता हुआ जल, तो क्या किया, ये चूने को अपने साथ घोल के ले गया। अब जो चूने को अगर घोल के लेके जा रहा है तो फिर यहाँ पे क्या बन गया, एक गड्ढे का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से घोलन हो गया। उसके बाद जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। जल गति क्रिया में इसमें देखिएगा कि अगर किसी किनारे पे हैं, हम समुद्री किनारे पे हैं, तो समुद्री तरंग आई और आसपास के क्षेत्र में मतलब जो भी अगर चट्टानें हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ों को घोल के अपने साथ लेके आ गई, घोल के नहीं मतलब बहा के लेके आ गई, कुछ सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आ गई। तो स्पेशली ये जल गति क्रिया जो है वो स्पेशली समुद्री तरंग के द्वारा होता है। इसके द्वारा कास्ट टोपोग्राफी बनता है, स्पेशली चूने वाले में कास्ट क्षेत्र बोल सकते हैं। जब हम आगे जब इन सारे चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, भूमिगत जल या फिर और भी टॉपिक्स के बारे में, कास्ट टोपोग्राफी के बारे में, हम देखेंगे कि कैसे वो चूने वाले क्षेत्र में जो जिन क्षेत्रों में चूना पाया जाता है तो जल कैसे चूने को अपने साथ घोल के लेके जाती है और फिर वहाँ पे उस कुछ स्थलाकृतियाँ बच जाती हैं, जो रॉक्स हैं वो बच जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जल गति क्रिया जो है वो आपका किसके फलस्वरूप होता है, ज़्यादातर आपका समुद्री तरंग के फलस्वरूप। अब प्लकिंग हिमानियों के द्वारा, यानी कि ग्लेशियर अपने साथ किसी चीज़ों को अपने साथ, अगर ग्लेशियर है, बड़े बड़े हिमनद हैं, तो क्या होता है अपने साथ क्या करते हैं, चट्टानों को, छोटे बड़े कण को अपने साथ लेके जाते हैं, तो वो आपका उत्पाटन या प्लकिंग कहलाएगा। उसके बाद अपवहन, तो वायु के द्वारा जो प्रक्रियाएं होती है, वायु अपने साथ जिन जिन चीज़ों को बहा के लेके जाती है, तो वायु के द्वारा अगर उनका इरोजन हो रहा है किसी चीज़ का, किसी सेडिमेंट का, तो वो उसे डिफ्लेशन या अपवहन कह लेंगे। तो इस प्रकार से अपरदन कार्य करती है और अपरदन के प्रकार हैं। तो ये चीज़ें अगर हम समझ गए तो इन सब वर्ड्स का आगे यूज़ होगा, और जब आगे यूज़ होगा तो हमें वो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब अपरदन में अपरदन के चक्र पढ़ेंगे और अपरदन चक्र में अपरदन के प्रक्रम हम पढ़ेंगे। तो अपरदन चक्र क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल का सम्मिलित रूप है। अब अंतर्जात बल और बहिर्जात बल का सम्मिलित रूप कैसे हो गया, हमने कहा था अंतर्जात बल कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो फोर्सेस काम कर रही है, जिसके कारण परपट्टी पे कुछ बहुत सारे मतलब क्या हो रहा है, विषमताएं आती है स्थलाकृतियों में। अब इसका क्या तात्पर्य, अब पृथ्वी के सरफेस के नीचे अब आपकी प्लेटें जो हैं, प्लेटें खिसकती हैं, मैग्मा निकल रही हैं, तो कहीं पर्वत बन रहे हैं, कहीं क्रेटर का निर्माण हो रहा है, तो विषमता आई,
पहले जो जमीन समतल थी तो कहीं पे ज्वालामुखी के कारण पर्वत बन गया, उसके क्रेटर के कारण झील बन गया, भूकंप आई तो कहीं बड़े खड्डे का निर्माण हो गया, तो विषमता तो आई ना। तो किसके कारण हुआ? अंतर्जात बलों के कारण, यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो काम हो रहे हैं, जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, उनके कारण ही पृथ्वी की सतह पर ये सारी विषमताएं आई। तो उसे ही हम अंतर्जात बल कहते हैं। अब अंतर्जात बल में जो विषमताएं आती हैं, क्या क्या काम करता है, कौन कौन सा एक्शन? पटल विरूपणी बल, वही जो पृथ्वी की सरफेस के नीचे प्लेटों के मतलब मूवमेंट से, या भी और भी कुछ काम, जैसे मैग्मा के इरप्शन से मैग्मा जब निकलती है तो उसके कारण परपट्टी क्या होता है? परपट्टी तो क्या होता है? परपट्टी में भी मूवमेंट हुआ, पृथ्वी के सतह में मूवमेंट हुआ, तभी तो वो उसमें हलचल हुई, तभी तो आपके ज्वालामुखी पर्वत बन रहे हैं, झील बन रहे हैं, गर्त बन रहे हैं। तो वही जो है पटल विरूपणी बल है। उसके अलावा ज्वालामुखी हमने देखा कि मैग्मा का इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी पर्वत बन गया। उसके बाद भूकंप, कहीं कहीं भूकंप आया तो कहीं भूकंप में कहीं जमीन धंस गई, अब वहाँ पे पानी जमा हो गया तो वो झील बन गया। तो इस तरीके से क्या हो गया? अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी की सतह पर विषमता आई। और जैसे किनका किनका निर्माण हुआ? पर्वत, पठार, पहाड़ी, खाइयाँ, गर्त। अब सम्मिलित रूप अंतर्जात और बहिर्जात कैसे हो गया? अब हम बताते हैं। पृथ्वी की सतह है, यहाँ पे पर्वत बने, यहाँ पे झील बने, और भी कई सारे, कहीं खड्डे बने, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स जो बने, अब इन पर जो है बहिर्जात बल काम कर रही है। अब इन पर, अब ये खड्डे बने, अब ये जल आई, यहाँ से क्या हुई? अपने साथ सेडिमेंट ला के यहाँ जमा कर दी। उसके बाद इनको क्या हुआ? हवा के प्रक्रिया से, जैसे आपका अरावली पर्वत श्रेणी है, धीरे धीरे उसका अपक्षरण हो रहा है, यानी कि उसमें अपक्षय हो रहा है, तो धीरे धीरे वो छोटी होते जा रही, क्योंकि हवाएं आ रही है, इसके कण को उड़ा के लेके जा रही। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हुआ ना, अंतर्जात के फलस्वरूप कुछ विषमताएं आई, और उसके बाद फिर इन विषमताओं पर भी बहिर्जात बल के कारण काम हो रहा है। तो दोनों का सम्मिलित रूप ही अपर्दन चक्र कहलाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब देखते हैं बहिर्जात बल। अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित विषम स्थलाकृतियों में स्थापक बल के रूप में कार्य करके विशिष्ट स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। वही चीज़ है कि ये सारी चीज़, पर्वत, पठार, पहाड़ी, खाइयाँ, गर्त बन रहे हैं, तो अब इन पे ये बहिर्जात बल काम कर रही है। पर्वत को धीरे धीरे क्या कर रही है? वेदर कर रही है, इरोडेड कर रही है, वेदरिंग इरोजन उसमें काम कर रहा है। उसके अलावा पहाड़ी है, खाइयाँ और गर्त, हो सकता है कहीं गर्त है और जो नदियाँ अपने द्वारा सेडिमेंट बहा के लाई, बहिर्जात बलों के कारण इस गर्त पे जमा कर दी, तो ये गर्त उस तरीके से भर गया। तो ये गर्त भर गया, तो इन स्थलाकृतियों का भी कुछ नाम है। जैसे आपके एक चट्टान है, ये है कोई चट्टान। अब क्या हुआ? अब यहाँ से हवाएं चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं धीरे धीरे, या हो सकता है ये समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे तो इसमें जल का भी काम कर रहा है, तो धीरे धीरे ये कमजोर क्षेत्र है। अब धीरे धीरे क्या किए? धीरे धीरे टूटना शुरू किया, टूटना, और फिर ऐसे इस तरीके से टूटना शुरू किया, और इस तरह की स्थलाकृति बन गई। आप काफ़ी देखते हैं कोस्टल एरिया में देखते हैं, बीचेस में देखते हैं कि इधर वाले नहीं, अंडमान हो गया, मालदीव्स हो गया, और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप जा रहे हैं, आप बोटिंग कर रहे हैं, स्टीमर्स में बैठे हुए हैं, और आप देखेंगे कि बीच बीच में बड़े बड़े चट्टान हैं, चट्टानों का गेट जैसा बना है, इस तरीके से समुद्र है, बीच में इस तरीके की चट्टान की स्थलाकृतियाँ बनी है, या फिर और भी अलग अलग तरीके की जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती। तो आखिर ये बीच में गैप आया कहाँ से? तो वही जल के बहाव के कारण वो क्या हो गया? धीरे धीरे चट्टानें टूट गई और ऊपर का भाग रह गया ऊपर, क्योंकि यहाँ जल नहीं जा रही है, यहीं तक जा रही है, तो ये इस तरह की स्थलाकृति बन गई। तो ऐसे करे बहुत ही अजीबोगरीब स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इनका भी कुछ कुछ नाम दिया गया है, और इन स्थलाकृतियों को जो नाम दिया गया है, तो वही हम अपर्दन के प्रक्रम में पढ़ेंगे। जैसे नदी है, अपर्दन के प्रक्रम में हम पढ़ेंगे नदी के अपर्दन के प्रक्रम। उसके बाद भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर, सागरीय तरंग के कारण किनका किनका निर्माण होता है, हिमानी ग्लेशियर के कारण किनका किनका निर्माण होता है, और हवाओं के कारण किनका किनका निर्माण होता है, वो पढ़ेंगे। तो कल के क्लास में हम देखेंगे कि बहता जल जो नदी है, नदी से क्या क्या बनती है। जैसे अंतर्जात बल के बाद फिर हम जो बहिर्जात बल का जो काम होगा, इसमें जो एक्ट करेगी, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बहता जल है, बहते जल के अंतर्गत नदियाँ आती हैं,
तो नदियों के बहाव से किन किन चीज़ों का निर्माण होता है। जैसे अगर नदियाँ, पहले तो इन्हें बांटा गया स्टेजेस में, ये मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज, यंग स्टेज, तो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में बांटा गया। यानी कि जब नदियाँ शुरू में तेज बहती हैं तो उसको युवावस्था में बांटा गया है। उसके बाद फिर नदियों का बहाव धीरे धीरे थोड़ा मध्यम होता है तो उसको प्रौढ़ावस्था में बांटा गया, और धीरे धीरे नदियाँ सुस्त हो जाती हैं, उनको धीरे धीरे बहती हैं। जब समतल जमीन मिलता है तो उनको वृद्धावस्था में बांटा गया है। अब इस दौरान क्या क्या बनाती हैं, जैसे कि जब नदियों का शुरू में बहाव होता है, जब ऊंचाई से गिरती है काफ़ी स्पीड से, तो यहाँ जमीन है तो यहाँ क्या करती है, यहाँ पे खड्डे का निर्माण करती है, वी आकार की वैली का निर्माण करती हैं, वो गॉर्ज या कैनियन बनाती हैं, उसके बाद डेल्टा बनाती है। तो इस तरीके से जो चीज़ें बनाती हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कल के क्लास में हम पढ़ेंगे कि अपर्दन के प्रक्रम में नदी में जो अपर्दन होते हैं उनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। और स्पेशली आजकल जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन सारे टॉपिक से जो है ज़्यादातर पीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में। और ऐसे अगर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखा जाए तो इनके जो स्ट्रक्चर बनते हैं, इनके कारण, इनमें जो अपर्दन होते हैं, इसके कारण जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तो उन स्थलाकृतियों के नाम पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे पूछ लिया जाएगा कि हिमनद, या फिर ये पूछ लिया गया कि गॉर्ज का निर्माण किसके अपर्दन के फलस्वरूप होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कैनियन का निर्माण किसके, क्योंकि गॉर्ज और कैनियन हमारे से परिचित है, हम सभी से परिचित है, इसलिए हमने उसका एग्जाम्पल लिया। जब हम आगे ये सब टॉपिक में के बारे में पढ़ेंगे, या फिर बोला जाएगा कि कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण इन सब में किसके अपर्दन के प्रक्रम के द्वारा होता है, तो ऐसा पूछ दिया जाएगा। अगर पूछेगा कि गॉर्ज किन के अपर्दन के फलस्वरूप हुआ, तो ऑप्शन में रहेगा बहता जल, भूमिगत जल, सागरीय तरंग, हिमानी। तो हम उसमें नदी मारेंगे, क्योंकि नदी के अपर्दन के फलस्वरूप गॉर्ज या कैनियन, क्योंकि हम ये चीज़ें जानते हैं, लेकिन कुछ और पॉइंट्स है, कुछ और स्थलाकृतियाँ हैं जिनके नाम हम नहीं जानते हैं कि वो इनमें से किसके अपर्दन के कारण बना है, किसके वेदरिंग और इरोजन के कारण बना है। तो धीरे धीरे करके हम 2 से 3 पार्ट्स में इसे कंप्लीट कर देंगे। और आशा है कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहता जल, नदी के अपर्दन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।